हेलो बच्चों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, समय को ना गंवाते हुए मैं शुरुआत करता हूं, अपने पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं। और मैंने अपना जो पिछला लेक्चर जहां पर छोड़ा था और मैंने आपको ये बता दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। और आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो पूरी तरीके से देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो बेटा आप लोगों को उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। और साथ ही बच्चों, मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है उसका भी आपको लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। आप सभी लोग टेलीग्राम पर जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप लोगों को नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक्स भी प्रोवाइड करा सकूं। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको उस दिन लास्ट अपने लेक्चर में ये आपको लास्ट में बताया था कि आज के लेक्चर में हमें जो पढ़ना है वो है बेटा अपना सबसे पहला टॉपिक। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है बेटा। सबसे पहला टॉपिक वो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहला है बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। आप लोगों को बच्चों स्क्रीन पर इस इलेक्ट्रिक सर्किट थोड़ा सा ऊपर है इसलिए नहीं दिख पा रहा है, मैं इसको फिर से नीचे लिख देता हूं बच्चों। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट सबसे पहले तो होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक छोटा सा कोई भी एक सर्किट हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। हालांकि इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एज इट इज़ आप लिख दोगे, बड़ी ही सरल होती है उसको याद रखने में। तो बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक ऐसा पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करता है। सबसे बड़ी मेन चीज है कि करंट फ्लो करता है उसके अंदर। अब अगर सीधी सीधी बात है कि बच्चों अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं वायर होगा, यानी कि कंडक्टर होगा, क्योंकि बिना वायर के, बिना कंडक्टर के तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। इसका मतलब एक वायर जरूर होगा। तो बेटा इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक वायर होता है। वायर के अलावा क्या होता है, देखो वायर में तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन उस करंट को कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जो कंज्यूम करेगी, यानी कि उस करंट को अपने अंदर खाएगी, एक तरीके से कंज्यूम करेगी। यानी कि उस करंट को कंज्यूम करने वाला कोई ना कोई एक डिवाइस होगी। वो डिवाइस क्या हो सकती है बेटा, वो डिवाइस फैन हो सकता है, वो डिवाइस आपका एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, अपने घर का कोई भी अप्लायंस हो सकता है। उस अप्लायंस को हम लोग फिजिक्स में बच्चों क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोड। क्या बोलते हैं बच्चों, लोड या फिर रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस बिल्कुल पूरा टॉपिक आएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसलिए आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल समझाया जाएगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, वायर होता है, और लोड या रेजिस्टेंस होता है। लोड यानी कि पंखा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी अप्लायंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लोड बोलते हैं। तीसरी चीज एक और क्या हो सकती है बच्चों, एक स्विच हो सकता है, बटन। मन चाहे जब पंखा चला दिया, मन चाहे जब पंखा बंद कर दिया। यानी कि बच्चों एक और चीज जो क्या हो सकती है वो है बेटा स्विच, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्विच को हम लोग की बोल सकते हैं, यानी कि बटन बोल सकते हैं। जिसको तुमने घरों में देखा होगा बेटा, बटन पंखा बंद कर दे, तो ये वही बटन है, स्विच है। और इसके अंदर क्या होगा, तो बच्चों वही इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, बड़ी ही इजी सी डेफिनेशन है, एक एक वर्ड करके उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, आप लोग देखते चलिएगा। अ कंटिन्यूअस
conducting path, a continuous conducting path which have a wire, comma लोड, और लोड को बेटा ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं अप्लायंसेस, क्योंकि आप लोग अगर कभी भी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेटा लोड का क्या मतलब होता है। अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में बेटा लोड का मतलब होता है अप्लायंसेस। तो अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ विच हैव अ वायर, लोड यानी कि रेसिस्टेंस या फिर अप्लायंसेस, एंड या फिर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, अलोंग विद अ स्विच, जिस स्विच को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, इन विच करंट फ्लोज, इन जिसके अंदर क्या करता है, करंट फ्लो करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब एक एक वर्ड से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। अब भाई ये कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो हम वायर यूज कर रहे हैं वो कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना ब्रेक हो जाएगा हमारा सर्किट। तो कंटिन्यूअस सर्किट होना चाहिए, कहीं से भी किसी भी प्रकार की ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, करंट ऐसी कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से करंट नहीं फ्लो करे। दूसरा, कंडक्टिंग का मतलब है करंट को अपने अंदर से फ्लो होने दे, ऐसा पाथ। विच हैव अ वायर, जिसके अंदर वायर हो, लोड हो यानी कि अप्लायंसेस लगा हो, अलोंग विद अ स्विच यानी कि की जरूर होनी चाहिए, स्विच जरूर होनी चाहिए, ताकि हम लोग जब चाहें तब हम लोग इस करंट को बंद कर सकते हैं। इन विच करंट फ्लोज, जिसके अंदर करंट क्या करता है बच्चों, करंट जिसके अंदर फ्लो करता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, वह इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अब बच्चों ये तो हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है, सरल सी डेफिनेशन है। एक ऐसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसके अंदर वायर होता है, लोड होता है, स्विच होती है, जिसके अंदर करंट फ्लो करता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चों जो हम कुछ यूज़ करते हैं, जैसे हमने वायर यूज़ किया है, जैसे हमने लोड यूज़ किया है, अप्लायंस यूज़ किया है, स्विच यूज़ किया है, इनके बेटा कुछ सिंबल होते हैं। तो उन सिंबल्स को बेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा, इस पूरे को आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल होने वाले मैं कुछ सिंबल्स लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि स्विच हम लोग यूज़ करते हैं, स्विच का क्या सिंबल है, लोड का क्या सिंबल है, और हमारे एमीटर का क्या सिंबल है, वोल्ट मीटर का क्या सिंबल है, सेल का क्या सिंबल है, बैटरी का क्या सिंबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या सिंबल है, वो मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ। तो बच्चों आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा और समझ भी गए होंगे। तो अब मैं चलता हूँ बेटा आगे, और आगे हम लोग बनाते हैं एक छोटी सी टेबल मतलब पहाड़ा नहीं बच्चों, ध्यान रखना, टेबल का मतलब पहाड़ा नहीं। हम लोग बनाते हैं टेबल जिसमें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिंबल, या फिर यहाँ पर लिखते हैं नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सर्किट के कंपोनेंट का नाम, और बेटा इधर बना देते हैं सिंबल। इधर क्या बना देते हैं बच्चों, सिंबल बना देते हैं। तो बड़े ही आराम से कुछ मेन सिंबल हम लोग बेटा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा सेल।
सेल का मतलब बेटा वही सेल, ये वो वाली सेल नहीं है, ध्यान रखना। ये सेल वो वाली सेल नहीं है जो हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये वो वाली सेल नहीं है, ये वो सेल है जो आप टॉर्च में लगाते हैं, अपनी घड़ियों में लगाते हैं, यानी कि एवररेडी का, पैनासोनिक का, कई सारे ऐसे सेल आते हैं। बेटा सेल का सिंबल क्या है, देखो सेल का सिंबल क्या है, एक गांधी जी का बड़ा डंडा और एक गांधी जी का छोटा डंडा। और बेटा जो बड़ा वाला डंडा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटा वाला डंडा होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना बच्चों, याद रखिएगा। दूसरा सिंबल बेटा हम लोग बनाते हैं बैटरी का। बैटरी का क्या सिंबल होता है बेटा, बैटरी कैसे बनती है आप लोगों को पता है, जब कई सारे सेल एक साथ लगा दिए जाते हैं तो वो क्या बन जाती है बेटा, बैटरी बन जाती है। तो कई सारे सेल हम एक साथ जोड़ देंगे। ये देखो बच्चों, ये हमने पहला सेल जोड़ दिया, इस सेल के साथ दूसरा सेल जोड़ दिया, इस सेल के साथ तीसरा सेल जोड़ दिया। तो बेटा ऐसे बहुत सारे सेल हमने जोड़ दिए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, इनको जोड़ने पर जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, तो बेटा बैटरी बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, कोई भी आपसे प्रैक्टिकल में पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई अ बैटरी, बैटरी से आप क्या समझते हैं। तो बेटा बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन तुम लोग बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे हम लोग चले और आगे हम लोग देखते हैं लोड का सिंबल क्या होता है। लोड, जिसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, अप्लायंसेस भी बोल सकते हैं। तो बेटा रेसिस्टेंसेस का जो सिंबल होता है वो बेटा ये होता है, ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। अब हम लोग आते हैं फोर्थ, वेरिएबल रेसिस्टेंस यानी कि वेरिएबल लोड। बेटा वेरिएबल का मतलब आप लोग सब जानते ही होंगे, वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सकता है, जैसे वेरी प्लस एबल यानी कि वेरिएबल। तो वेरी प्लस एबल यानी कि जो चेंज हो सकता हो उसको वेरिएबल बोल सकते हैं। तो ऐसा रेसिस्टेंस जो चेंज होता है उसका सिंबल बेटा ध्यान रखना, मैं रेड कलर से बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, ये होता है इसका सिंबल। और बेटा वेरिएबल रेसिस्टेंस जो होता है उसके लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं बेटा वो होती है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके हेल्प से हम लोग रेसिस्टेंस को बेटा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी रियोस्टेट, यानी कि जो वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अब आता है बेटा पांचवा सिंबल, हम लोग पढ़ लेते हैं पांचवा सिंबल। ये तो हो गया लोड का। अब पढ़ लेते हैं बेटा स्विच का। स्विच यानी कि की। बेटा स्विच के कई सारे सिंबल होते हैं, देखो मैं बता देता हूं। एक सिंबल तो ये होता है, ठीक है, ठीक। ये सिंबल काहे का है बेटा, ये है ओपन का, यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और इसके अंदर अगर आपने एक बिंदी लगा दी तो करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ये है क्लोज्ड का, क्लोज्ड सर्किट, यानी कि दिस इज द ओपन सर्किट। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ओपन सर्किट रिप्रेजेंट करती है। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, क्लोज्ड सर्किट रिप्रेजेंट करती है। ओपन सर्किट का एक और होता है बच्चों, देख लेना जरा। ये देखो, इस दोनों टर्मिनल के बीच में गैप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं, जुड़ी हुई नहीं है। और जब इसको जोड़ देते हैं बच्चों, देखना, अब हमने इसको जोड़ दिया बेटा, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड बोलते हैं। तो इधर वाले दोनों जो सिंबल हैं वो बेटा वो काय के हैं, वो ओपन के हैं। और जो राइट वाले हैं वो काय के हैं बेटा, वो क्लोज्ड के हैं।
ठीक है। तो बेटा ये हो गए हमारे मेन सिंबल। देखो बैटरी का हो गया, सेल का हो गया, हमारा रेजिस्टेंस का हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस का हो गया। बेटा दो और अभी इम्पोर्टेंट रह गए हैं, जिनमें से एक है बेटा सिक्स्थ एमीटर। एमीटर, बेटा एमीटर क्या होता है आप लोग फटाफट से पिछली क्लास में जाके देखिएगा। एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है बेटा, बहुत कुछ मैंने बताया था इसके बारे में, आगे भी बहुत कुछ बताएंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट रह गए हैं इसकी चीज़ इसके बारे में। तो एमीटर क्या होता है? ऐसी डिवाइस जो करंट को मेजर करती हो। बेटा इसको कैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इस गोले के अंदर ए लिख देना है, ये प्लस और ये माइनस। ये एमीटर के लिए हो गया बेटा। सेवेंथ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का क्या सिंबल है बेटा? तो बिल्कुल सेम सिंबल है V, ये प्लस और ये माइनस। तो बेटा ये हो गए हमारे कुछ सिंबल जो कि आपको याद रखने हैं। आपको आगे हर सर्किट में ये सारे सिंबल देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सब लोग कम से कम ये 7 सिंबल तो याद रखिएगा। इनके अलावा भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। ये कॉमन सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हम लोग आगे चलते हैं। और बेटा आगे जो है वो है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर का क्या, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेटा ओम्स लॉ। क्या नाम है बेटा जिसका? ओम्स लॉ। तो सबसे पहले ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ हमें हमेशा काम देगा, ध्यान रखना, 10th में 12th में और आपकी हमेशा कोई भी प्रैक्टिकल जो नॉलेज होगी उसमें भी ओम्स लॉ आपका काम देगा। तो ओम्स लॉ बेटा है क्या? तो सबसे पहले तो ओम नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, पूरा नाम तो रिमेंबर याद नहीं है मुझे, लेकिन उनका सरनेम था ओम था। उन्होंने अपना लॉ दिया और उसी लॉ के क्या बोल दिया गया? ओम्स लॉ बोल दिया गया। तो बेटा सबसे पहले ओम्स लॉ क्या है, बड़े आराम से समझेंगे आप लोग, बड़े ध्यान से समझेंगे। ये देखो, मैंने ओम्स लॉ के लिए क्या किया, जो ओम नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बेटा एक कंडक्टर ले लिया, कुछ ऐसा, ये वाला कंडक्टर जो बीच में आपको सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है। ये उन्होंने बच्चों क्या ले लिया, ये कंडक्टर ले लिया। टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा इस लॉ में। हालांकि ये बच्चे रट लेते हैं, ओम्स लॉ को रटना नहीं है बेटा, समझना है। देखो, तो ये एक कंडक्टर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसकी लेंथ बच्चों क्या ली थी उन्होंने, जिसकी लेंथ बेटा ली थी L। एक कंडक्टर लिया था, उस कंडक्टर का लेंथ थी L, और बेटा उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था बेटा? उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A। ठीक, उन्होंने क्या किया, इस कंडक्टर को 1 मीटर के साथ जोड़ दिया। और ये बेटा कौन सा मीटर है आप सब लोगों को पता होगी, ये बेटा एमीटर है। कौन सा मीटर है? एमीटर है। किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा? ये हम लोग यूज़ करते हैं करंट मेजर करने के लिए, आपको पता है, मैंने बताया है पिछली क्लासेस में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और मीटर कनेक्ट किया। एमीटर तो यूज़ किया था करंट को नापने के लिए, एक और मीटर यूज़ किया बेटा। इस एमीटर को आप देखते ही पहचान जाओगे, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और बेटा इस मीटर का नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है वोल्ट मीटर। V इसके अंदर लिख दिया तो बेटा ये बन गया वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर क्या, ये किसके लिए यूज़ होता है तो आप सब लोगों को पता है। ये वोल्ट मीटर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, या फिर वोल्टेज जितने भी ड्रॉप होते हैं कंडक्टर पे उसको मेजर करता है। तो बेटा ये हो गया ये जो वो सर्किट हो गया जो ओम ने यूज़ किया था, ओम नाम के साइंटिस्ट ने यूज़ किया था, और इनको उसने कनेक्ट कर दिया था बेटा
सेलों के कॉम्बिनेशन से, बहुत सारी सेल्स के कॉम्बिनेशन से, जिसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। और यहाँ पर उन्होंने लगा दी एक स्विच, यानी कि की, ये प्लस ये माइनस, ये लगा दी बैटरी। एक कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एक जिसकी लेंथ L है, उसको एमीटर से सीरीज में कनेक्ट किया बेटा। ये सीरीज का कनेक्शन है। मैंने तुम्हें बताया था कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो ये बेटा ये पैरेलल में कनेक्ट है, ये बेटा ये सीरीज में कनेक्ट है। अभी सीरीज और पैरेलल को डरना नहीं है, बहुत आसानी से समझाऊंगा बेटा, आगे चल के टॉपिक आने दो, सब समझ में आएगा। तो अब उन्होंने क्या किया बच्चों, देखो उन्होंने क्या किया। सबसे पहले यहाँ पे बेटा बैटरी लगाई 5 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, या फिर 2 वोल्ट की मान लेते हैं। कितने वोल्ट की बेटा, 2 वोल्ट की। कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की। अब 2 वोल्ट की बैटरी बहुत छोटी होती है, क्योंकि आपके मोबाइल्स में भी करीबन 5 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी बैटरी थी। क्या किया था उन्होंने बेटा एक ऑब्जर्वेशन किया, एक प्रैक्टिकल किया। और प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एमीटर लगाया और वोल्ट मीटर लगाया। उन्होंने क्या किया, रीडिंग चेक करी। किस किस की बेटा, वोल्ट मीटर, किस किस की, वोल्ट मीटर यानी कि V की, और फिर एमीटर की यानी कि करंट की रीडिंग उन्होंने चेक करी। तो बेटा उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई बेटा, 2 वोल्ट की। कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वोल्ट मीटर में 2 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि 2 वोल्ट की बैटरी लगाई तो 2 वोल्ट उसकी रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर ख़राब नहीं हुआ तो, अगर ख़राब है तो उसकी बात अलग है, फिर तो भैया बाजार से नया लाना पड़ता ओम जी को, लेकिन उनका सही था। जब उन्होंने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई तो बच्चों उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बेटा ये देखा कि करंट कितना आता है, 1 एम्पियर आता है। कितना एम्पियर आता है बेटा, 1 एम्पियर आता है, ठीक है जी, मान ली बात हमने, आ रहा है। अब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बदल करके क्या कर दिया, 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी बेटा। कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी बेटा, 4 वोल्ट की। तो मैं यहाँ पे रेड पेन से 4 वोल्ट लिख देता हूँ। और 4 वोल्ट की बैटरी लगाने पे उन्होंने क्या देखा बेटा, कि करंट आ जाता है 2 एम्पियर। कितना एम्पियर आ जाता है, 2 एम्पियर करंट। ये एम्पियर करंट कौन बता रहा था बेटा, मीटर बता रहा था। 4 वोल्ट कौन बता रहा था, वोल्ट मीटर बता रहा था। बैटरी तो वो अंदाजे से लगा रहे होते, बैटरी तो अंदाजे लगा रहे थे, इसको रख दिया, इसको लगा दिया, इसको लगा दिया, लेकिन रीडिंग कहाँ से पढ़ रहे थे, मीटर से। मीटर पढ़ते हैं, स्पीड आप लोग बाइक चलाते होंगे, स्पीड पढ़ लेते हैं कि मेरी बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ऐसे ही उन्होंने भी मीटर पढ़ लिया। अगली बार उन्होंने क्या किया बेटा, अगली बार उन्होंने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की लगा दी बेटा, 6 वोल्ट की। तो मैं ब्लू पेन से यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लिख देता हूँ। अब की बार बेटा करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि यार जैसे ही हम लोग वोल्ट बढ़ाते हैं वैसे ही करंट भी बढ़ जाता है। यानी कि मैं तो बढ़ाता हूँ एक चीज़ को और दूसरी चीज़ अपने आप बढ़ रही है। इससे तो मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, मैं तो वोल्ट मीटर से कहता हूँ, मैं तो बैटरी से कहता हूँ, मैं तो वोल्टेज बढ़ाता हूँ, करंट अपने आप बढ़ रहा है। ऐसी क्या बात है भाई। तो उन्होंने बेटा एक कंक्लूजन बना दिया। क्या बना दिया, कि जैसे ही हम वोल्ट मीटर को बढ़ाते हैं, यानी कि जैसे ही हम बेटा V को बढ़ाते हैं, V को ऊपर ले जाते हैं, वैसे ही I यानी कि करंट भी क्या जाता है, ऊपर जाता है। उन्होंने ये देखा और इस रिलेशन को बेटा हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, ये रिलेशन कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक चीज को बढ़ाने पे दूसरी चीज अपने आप बढ़ जाती है। बेटा इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देता हूँ वो है सब्जी का स्वाद और हमारे खाने की रोटी। अगर मम्मी ने स्वाद बढ़िया बनाया है तो बेटा 3 की जगह 4 रोटी खा जाओगे, यानी कि स्वाद बढ़ा, उधर रोटी बढ़ गई। बेचारे दूसरे को रोटी नहीं मिली, दूसरा भैया तो भूखा ही रह गया, तुमने खा ली 4 रोटी। फिर क्या हुआ,
ये रिलेशन कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। एक चीज को बढ़ाया दूसरी बढ़ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली क्या होता है, एक को बढ़ाया दूसरी कम हो गई। एग्जाम्पल बेटा बहुत अच्छा जो हमेशा देता हूं मैं अपनी क्लासेस में, अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, वो है प्याज की कॉस्ट और प्याज की कंजम्पशन। बेटा प्याज की कॉस्ट बढ़ जाती है तो सलाद खाना छोड़ देते हैं। जब प्याज की कॉस्ट बढ़ जाती है तो बेटा सब्जी में 2 प्याज की जगह पे 1 ही प्याज डालती है मम्मी। नहीं बहुत महंगी है। लेकिन जब बेटा प्याज सस्ती हो जाती है फिर क्या करते हैं, फिर तो सलाद में भी प्याज खाएंगे, इसमें भी खाएंगे, उसमें भी खाएंगे, इसमें भी खाएंगे। ये इसका एग्जाम्पल हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक इसी प्रकार अब देखो जब v उसने बढ़ाया तो i बढ़ गया। ये रिलेशन कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, इसलिए बेटा उसने बोल दिया कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। बहुत सिंपल सा रिलेशन जिसको बच्चे रट लेते हैं, समझते नहीं हैं। तो बेटा अब रटना नहीं, अब समझना है। पंच लाइन बना लो अपने अंदर अपने दिमाग में। अब रटना नहीं, अब समझना है। और किसके साथ समझना है, मेरे साथ, आनंद के साथ समझना है। बिल्कुल आनंद लीजिए और आनंद के साथ समझते रहिए। क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर या फिर थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, करंट। अगर पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो बेटा करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बेटा ये बिल्कुल सेटअप ओम्स जी का बिल्कुल आप लोग अपनी कॉपी में एज इट इज नोट कर लीजिएगा। मैं इसके कंक्लूजन बेटा ये ना मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं इसको, लैंग्वेज में बहुत ही इजी है, तो फटाफट से इसको नोट कीजिएगा। मैं चलता हूं बेटा आगे। इसका कंक्लूजन बेटा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो बेटा हमने जो ऊपर वोल्ट मीटर लगाया है वो कंडक्टर के दोनों एंड पे लगाया है, समझ में आ गई। इसलिए ये क्या है बेटा, दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा यही लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the current flowing through the conductor। बड़ा ही सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों तुम्हें केवल इतना ही ध्यान रखना है, लिखना पूरा है लेकिन ध्यान थोड़ा सा रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बस। लेकिन लिखना पूरा है कि एक कंडक्टर के दोनों जो सिरे हैं, दोनों जो किनारे हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन बेटा एक बात और, उसने एक बात और कही थी जो कि ज़्यादातर बच्चे लिखना भूल जाते हैं और उस पर बेटा टीचर्स मार्क्स काट देते हैं। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। क्या उसने ये बोला था कि कंडक्टर की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, और बेटा कंडक्टर का मटेरियल भी चेंज नहीं होना चाहिए, और साथ साथ
सराउंडिंग का टेम्परेचर, साथ साथ सराउंडिंग का प्रेशर, ये दोनों भी चेंज नहीं होने चाहिए। यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केवल तभी होता है जब लेंथ कांस्टेंट रखी जाए कंडक्टर की। अगर एरिया ऑफ कांस्टेंट रखा जाए, कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रखा जाए, दूसरा मटेरियल को कांस्टेंट रखा जाए, और चौथा टेम्परेचर और प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा जाए। अगर ये सब चीज़ें चेंज हो गई तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे उसने ये वाली बात और लिखी थी, यानी कि कंक्लूजन में डाली थी कौन सी, कि ये सब चीज़ें ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स, बेटा ये सब फिजिकल पैरामीटर हैं जिनको हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो देखो लेंथ, एरिया देख सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और मटेरियल इनको महसूस कर सकते हैं, और मटेरियल को तो देख नहीं सकते हैं लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर को महसूस कर सकते हैं। तो उसने ये बोला था कि जितने भी फिजिकल पैरामीटर हैं, फिजिकल पैरामीटर कौन कौन से, एक तो एरिया और एक लेंथ, ये और एक मटेरियल और टेम्परेचर और प्रेशर, ये सब चेंज नहीं होने चाहिए बाय टेकिंग while all the physical parameters are kept constant। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नहीं लिखते हैं बच्चे, बस यहाँ तक लिख के छोड़ जाएंगे कंडक्टर तक, लेकिन भैया यहाँ से आगे भी लिखना पड़ता है। while all the physical parameters are kept constant, कौन कौन से पैरामीटर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेटा मैं नीचे एरो बना के लिख देता हूँ। कौन से पैरामीटर की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसकी भी बात कर रहे हैं। तीसरा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये बेटा ये फिजिकल पैरामीटर हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको देख सकते हैं। आगे टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसका प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो बेटा टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, किसका, आसपास का, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होनी चाहिए, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अगर मटेरियल कॉपर का है तो कॉपर का ही रहना चाहिए। अगर तुमने कॉपर का हटा के, यानी कि तुमने पहली रीडिंग तो ले ली कॉपर के वायर से, दूसरी ले ली अल्युमिनियम के वायर से, तो बेटा याद रखना, अगर आपने एरिया चेंज कर दिया, लेंथ चेंज कर दिया, और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल का मतलब है कि पहली रीडिंग तो ली आपने कॉपर से, दूसरी रीडिंग लेनी आपने अल्युमिनियम के वायर से, तो बेटा ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो मटेरियल क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और टेम्परेचर और प्रेशर सराउंडिंग के जो भी हैं वो सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले जब पहली रीडिंग ली थी तो टेम्परेचर था 22 डिग्री सेल्सियस, फिर थोड़ी दूसरी रीडिंग पे हो गया 24, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक बच्चों, तो ये था इसका लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैथमेटिकली हम लोग इसको देख लेते हैं। तो बेटा ये क्या बोलता था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो बेटा क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो एक कांस्टेंट लगाया बेटा क्या, RI, जिसको सिंपली जल्दी से बोल देते हैं V इक्वल टू IR। बच्चों से पूछो ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू IR,
बेटा ये थोड़ी ना ओम्स लॉ है, ये तो फॉर्मूला है। ओम्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये है उसका लॉ। तो बेटा R क्या है? R इज अ कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, R क्या है? कांस्टेंट है। और इसको क्या बोलते हैं? एंड इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? बेटा आ गया रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिस्टेंस बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ओम्स लॉ बहुत भली भांति समझ में आया होगा कि V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है। और इसके जरिए से बेटा ये आ गया हमारा एक नया टॉपिक निकल करके। यहाँ से आगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होंगी आप लोगों की। ये आ गया रेसिस्टेंस। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप सब लोग रेसिस्टेंस। तो बच्चों ओम्स लॉ हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम्स लॉ समाप्त हो जाता है, इसके बाद जो हम टॉपिक पकड़ेंगे बेटा वो क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। पिछले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बेटा वहाँ पे आप सब लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बैंक और नोट्स सेंड करते रहते हैं। नोट्स बेटा हैंड रिटन है, आप सब लोग आराम से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। तो बच्चों बने रहिएगा चैनल के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि उनकी पढ़ाई का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा बेटा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में अगले दिन यहाँ से आगे रेसिस्टेंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।